नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हम हिंदुस्तानी में आज हम बात कर रहे हैं परंपराओं की, संस्कृति की। किस तरह से विस्थापन और पलायन के दौर में, आधुनिकता के दौर में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के भीतर एक द्वंद्व भी है। कहा जाता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो संस्कृति की संवाहक होती हैं। तो मिथिलांचल की जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको लक्ष्य करते हुए संपूर्ण भारत की जो संस्कृति है, साथ में जो लोक परंपराएं हैं, उन सभी को समाहित किया है मंजीत ठाकुर ने अपनी किताब गर्भनाल में। मंजीत ठाकुर जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं और आज आवाज़े ख़वातीन में हमारे साथ हैं। मंजीत, बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी किताब के लिए। शुरुआत उसी सवाल से जो कि किताबों के बारे में आमतौर पर किया जाता है कि आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और इसका जो शीर्षक है गर्भनाल, उसके क्या मायने हैं? सबसे पहले कि आज खास करके कोविड के दौर के बाद बहुत सारे लोग वापस लौटना शुरू हुए अपने गाँव की तरफ, अपने जड़ों की तलाश शुरू की लोगों ने। और ये किताब है जड़ों की तलाश के बारे में। हम सभी लोग कहीं न कहीं अप्रवासी हैं, अपने गांव से, घर से। और महिलाओं की मैं अगर बात करूं तो हर महिला विवाह के बाद अपना घर छोड़ करके एक नए शहर में, नए गांव में, नए इलाके में, नए परिवेश में जाती है, नए माहौल में ढलती है। तो हम सभी अप्रवासी हैं, हम सभी प्रवासी हैं। और कुछ लोग विदेश में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, और कुछ लोग हम लोग जैसे लोग जो रोज़गार की चिंता में, पढ़ाई की चिंता में अपना घर बार छोड़ करके आते हैं। लेकिन कोई एक चीज़ है, माटी है, वहाँ की गंध है, वहाँ की खुशबू है जो आपको खींचती है। और ये गर्भनाल का मतलब होता है, एक शब्द है गर्भनाल, जो कि माँ का अम्बिलिकल कॉर्ड। जी, माँ का एक नली जो है वो बच्चे से जुड़ी होती है और पोषण मिलता है। इसलिए माँ और बच्चों का, संतान का जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होता और एक अलग जुड़ाव होता है। पिता का होता है बेशक, लेकिन माँ का जो जुड़ाव होता है बच्चे से वो अलग होता है। तो माँ कौन है? माँ है हमारी सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल माँ नहीं होती। हम भारत माता को माँ मान रहे हैं, हम अपनी धरती को माँ मानते हैं। हमारी मातृभाषा, भाषाएं हमारी माँ हैं, जिनकी भी है। किसी की बंगाली है, किसी की मैथिली है, किसी की मगही है, मराठी, कोंकणी, तमाम इंडिया में तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा। तो गर्भनाल उन्हीं रिश्तों की बात करती है कि हम अपनी जड़ों को न भूलें। तो इस किताब में एक नायक है जो असल में संस्कृति का जो है वो वाहक है, प्रतीक है, सिंबल है कि एक संस्कृति कैसे जड़ों से कट करके विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव में अपनी जड़ें भूल रही है। और तब एक दिन उसको लगता है कि वो ख़त्म होने वाला है, मरने वाला है। और जाहिर है कि संस्कृतियाँ अगर जड़ों से कट जाएँ तो ख़त्म हो जाती हैं। तो वापसी का रास्ता तय होता है कि उसको उन सब चीज़ों को, उन सब जगहों की यात्रा करनी है जहाँ से वो कभी न कभी बचपन में जुड़ा रहा है। और उसी यात्रा के दौरान वो खुद की तलाश करता है, मतलब संस्कृति खुद की तलाश करती है। और फिर ये कहानी बनती है गर्भनाल, जिसमें प्रेम भी है, क्योंकि प्रेम के बिना तो दुनिया की कोई कहानी रची नहीं जा सकती है। दुनिया में इतना नफरत है, तो प्रेम कहानियाँ लिखी जानी चाहिए, ये मुझे लगता है। तो ये गर्भनाल उसी की उपज है। जी, तो आपका स्वयं का अनुभव भी है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब लेखक कुछ लिखता है तो उसके भीतर की भी चीज़ें, उसके अनुभव होते हैं जो कहीं ना कहीं उसमें आते हैं। क्योंकि आप भी नौकरी पेशे के लिए आप अपना जो स्थान है वो छोड़कर दिल्ली आए। निश्चित तौर पर आपके भीतर भी वो टीस रहती होगी कि जो ख़ास तौर पर त्यौहार के मौक़ों पर या कुछ मौक़ों पर जो बहुत ज़्यादा आप महसूस करते होंगे। किसी भी किताब के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि लेखक का अनुभव अपना नहीं है, लेकिन गर्भनाल के बारे में अगर ये मैं कहूँ कि मेरा अनुभव है जी, तो बेशक सही है, क्योंकि बिना अनुभव के लेखक नहीं लिख सकता है कुछ भी। लेकिन चूँकि प्रेम कहानी है तो फिर लोग कई तरह के मतलब भी इससे निकाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। हाँ, मिट्टी से जुड़ी हुई टीस, अलग होने का, विछोह का जो दर्द है, और वो जो खुशबुएं हैं हमारे गांव। अगर आप भी गांव से जुड़ी हैं, रईस भाई भी हमारे उन्हीं इलाके से जुड़े हुए हैं। आप सहरसा में आप जुड़ी हैं किसी न किसी तरीके से, और आप पूर्णिया, खगड़िया के इलाके से हैं। हमारे इलाके में इस जाड़े के मौसम में जब गोधूली का वक्त होता है, गायों के दूहने का वक्त होता है, तो एक धुआं आसमान में टंग जाता है और नीचे सरसों के खेत, गेहूं के लहराते खेत, हरियाली और पीलापन, और उसके ऊपर सफ़ेद धुआं जो गाय को धोने के वक्त जो आग जलाई जाती है, तो वो खुशबू, वो सीन हम मिस करते हैं।
जी। आप दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको वो संस्कृति, वो तहजीब अपनी तरफ खींचती है कि यार वहाँ वापस कब जाएंगे। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्टूडियो में गर्भनाल के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रईस आलम जी, जो कि उसी परिवेश से आते हैं जिस पर ये किताब लिखी गई है। रईस आलम जी भी पत्रकार हैं, लेखक हैं, और आज हमारे साथ वो साझा करेंगे अपने अनुभव। रईस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भनाल आपने पढ़ी, चूँकि आप उसी परिवेश से आते हैं, संस्कृति से आते हैं, क्या आपको लगता है, आप भी अपने घर से काफ़ी वक्त से दूर हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद दिलाती हैं, पीछे ले जाती हैं इस किताब को पढ़ के, जो जिसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिक, जो फील कराती है? बिल्कुल सही कहा आपने जी। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो भी आदमी इसको पढ़ेगा ना, उस नायक की जगह पर अपने आप को रख लेगा। उसको लगेगा ना कि वो जो है ना, मंजीत भाई ने कहीं यार मुझे ही तो नहीं लिख दिया है। हर एक को लगेगा, जो भी अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, घर आंगन से जुड़ा हुआ है, वो महसूस करेगा कि मैं ही हूँ इस किताब में। ये किताब उन्हीं के लिए लिखी गई है। और ये तो कहानी की बात हुई, ये जो शिल्प में भी बिल्कुल डिफरेंट है ये किताब, नए शिल्प के साथ। कथ्य इसका अलग है, शब्दों का चयन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक जगह मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इनसे बात कर रहा था कि हम अपने पलों को जो अच्छे से जीते हैं किसी के साथ, ना कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ ना मैंने बहुत खूबसूरत पल बिताए हैं, लेकिन इन्होंने उस खूबसूरत की जगह मुलायम शब्द का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। इन्होंने लिखा है कि तुम्हारे साथ जो वक्त मैंने बिताया वो बहुत मुलायम है ना। ये वाकई आपको एक नई तरह की फीलिंग। जी बिल्कुल। इन्होंने ना बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और मुझे लगता है रिसर्च भी, क्योंकि बगैर रिसर्च के ये किताब पूरी नहीं हो सकती। लोक कथाओं से भरी पड़ी है ये किताब, और ये उन लोक कथाओं को वही समझ सकता है जिसने उसको देखा है, जिया है, सुना है, भोगा है। जिसका भोगा हुआ सत्य नहीं होगा ना। तो मैं मुस्लिम परिवार से आता हूँ, और बस ये जो इसमें जो राजा सहलेश की चर्चा है, नाटकों में ये होता था। ये बिहार में सप्ताह भर का नाटक हो जाता था कहीं कहीं पर, किसी के दरवाजे पर, और वो मांग कर हम लोग जो है ना, हम लुंगी लेते थे, चादर लेते थे, और गांव-गांव में घूमते थे और मांगते थे अनाज कि भाई हमारे दरवाजे पर नाटक होगा, कलाकार बाहर से आएंगे, तो उनके खाने पीने की चीज़ें। और उसमें राजा सहलेश का नाटक, और मेरे बड़े पापा राजा सहलेश बनते थे। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ये होती संस्कृति जी, मैं वही संस्कृति का जिक्र आया तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं सैमुअल हंटिंगटन। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सभ्यताओं का संघर्ष होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उन्होंने एक किताब लिखी है। मैं उस बात से ज़्यादा मुतासिर इसलिए नहीं हूँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने जिक्र किया है इसमें। जी। कि मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ संस्कृतियाँ एक दूसरे से अलग नहीं हैं। एक गर्भनाल है, एक धागा है, एक सूत्र है जो सभी को बांधता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जनजातीय समाजों की हम बात करते हैं, हमारा नायक टाइम में ट्रैवल करता है, आगे पीछे इतिहास में आगे पीछे जाता है। आपको मज़ा आएगा अगर आप पढ़ेंगे तो जब वो पहुँचता है हज़ारों लाखों साल पहले, जैसे हमारे हिंदू परंपरा में मनु और शत्रुपा प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री हैं, मुस्लिम परंपरा में आदम और हव्वा हैं, और ईसाईयत में इनको एडम और ईव कहा गया है। उसी तरह जनजातीय समाज है संताल, जो झारखंड में पाए होते हैं, उनमें पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी ये प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री हैं। उनसे इसकी मुलाकात होती है, और तब आपको पता चलेगा कि चाहे नील नदी की सभ्यता हो मिस्र की, या हमारी सभ्यता हो, हर जगह एक स्त्री और एक पुरुष सबसे पहले हैं, और जो जीवन को जिन्होंने आगे बढ़ाया है वो एक संस्कृति। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है जबरा पहाड़िया से, जिनको आप तिलका मांझी के नाम से जानते हैं। तिलका मांझी के नाम पर बिहार में एक विश्वविद्यालय भी है। स्वतंत्रता सेनानी हम कहेंगे, क्योंकि 1857 से बहुत पहले 1770 के आसपास उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था, और बहुत बड़ा विद्रोह किया था। उनको 14 या 15 फरवरी 1784 में उनको फांसी दी गई भागलपुर में, अंग्रेज़ों ने फांसी दी। उनसे मुलाकात होती है, और वहाँ आप देखते हैं, जो कि रिसर्च बेस्ड है, जिन्होंने कहा रईस भाई ने कि रिसर्च भी किया, तो रिसर्च किया गया इस पर, और ये कि वो देवी बिशहरी की पूजा करते हैं। देवी बिशहरी मिथिला में भी पूजी जाती हैं, हम सभी जानते हैं। देवी बिशहरी का बंगाल में भी बहुत पूजा होती है।
तो जनजातीय समाज अलग नहीं है, सांस्कृतिक रूप से सभी एक है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमारा जो गुलदस्ता कहते हैं हिंदुस्तान, गंगा जमुनी तहजीब, ये एक उसके बड़े परिदृश्य की तरफ थोड़ा इशारा करने की मैंने कोशिश की। इसके बाद देवघर मंदिर का थोड़ा इतिहास है कि कैसे आप जजिया कर की बात करते हैं कि मुसलमान शासकों ने जजिया कर लगा दिया। नहीं, आप पर तीर्थयात्रा मैंने उन्होंने लगाया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगाया। अंग्रेज़ों ने पिलग्रिम टैक्स लगाया था देवघर मंदिर पर, और उसका बाकायदा उस पर रिसर्च है। हेजल रिख नाम के एक व्यक्ति को वहाँ बिठा दिया गया था, बीरभूम के कलेक्टर ने बिठाया था, जो जितने भी कांवड़ लेके आते थे उनसे वो टैक्स लेता था। तो कांवड़ियों की आमद कम हो गई थी, ये बाकायदा रिसर्च है। तो वो भी है। फिर हम मिथिला की तरफ आते हैं तो मैं आप जैसे राजा सलहेश की इन्होंने का जिक्र किया, इसमें कारिख पजियार भी हैं जो यादवों के देवता हैं। इसमें बेनीराम, कालूराम और बहुत सारे ऐसे लोक देवता हैं, गोलू देवता है, जो देवता मतलब स्थानीय देवता है। जो आपको ये आश्चर्य होगा कि आमतौर पे हम ये मानते हैं ना कि देवता या तो हमारे क्षत्रिय होंगे जैसे श्री राम है, या ब्राह्मण होंगे जैसे परशुराम है, लेकिन नहीं, ये अनुसूचित जाति के देवता हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। कोई देवता जो है नाइयों का देवता है बेनीराम, कोई देवता कारिख पजियार यादवों के देवता हैं, इसी तरह धोबियों के देवता अलग हैं, और उनकी पूजा सभी लोग करते हैं। जैसे राजा सलहेश के क्योंकि स्थान प्रधान होता है ना, तो स्थानीय देवताओं की जो पूजा, जैसे पूजा में भी कहा जाता है स्थान देवता, ग्राम देवता, मैं वो एक ग्राम देवता हैं, स्थानीय देवता हैं, और ब्रह्म बाबा होते हैं, भैरव हैं, हर गांव के हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू पूजेंगे, सभी लोग करते हैं, सभी धर्मों के और सभी समुदायों के और सभी कथित रूप से जातियों के लोग उनको उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनके सामने अपनी मन्नत मांगते हैं। वन देवी है, कौन सी देवी किस पेड़ पे रहेगी, इन सब का एक बहुत लंबा इतिहास है जिसको सबके सामने लाना जरूरी है। वाकई आपने बहुत अच्छी तरह समेटा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा जी। पहले तो जो शोध की बात हो रही थी ना, कि अगर ये भारत के अलावा कहीं और किताब लिखी जाती तो जिस तरह शोध पर की किताब है ना, इनको डॉक्टरेट मिल गया होता। सच में नहीं, वाकई, क्योंकि इतनी विविधता है बिहार के भीतर, पूरे भारत के भीतर है, लेकिन बिहार के भीतर भी जो है जनजाति व्यवस्था जो है, या जाति व्यवस्था भी जिसको हम कहेंगे, वो इतनी ज़्यादा वहाँ विविधता है, और उसको लेके बहुत सारे परेशानियां भी हैं। परंतु उन सबको एक उसमें समेटना, और साथ में ये भी उसके साथ बताना कि ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये वाकई एक नया संदेश लेकर आई है ये किताब। इसका एक उदाहरण हमारे यहाँ शहर है बिहपुर। वो बिहपुर में एक मज़ार है, सुपौल के पास नहीं, ये है नौगछिया के पास। अच्छा, नौगछिया और खगड़िया के बीच में बिहपुर है। वहाँ एक मज़ार है, वहाँ हर साल मेला लगता है। मांगन पीर बाबा उनका कहते हैं मज़ार है। और वहाँ सबसे पहला चादर जो चढ़ता है वो मुसलमान का नहीं चढ़ता, हिंदू का चढ़ता है। जब तक वो नहीं चढ़ा लेंगे तब तक दूसरे किसी की न चादर चढ़ेगी, न कोई बलि पड़ेगी, न कोई फातिहा होगा। जी। ये है, इतनी मजबूत संस्कृति है हमारी, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है, सिर्फ इंसानियत बच जाती है। वाह, बहुत अच्छा। आपने इसमें एक जिक्र किया है आपकी इसमें जो इस गर्भनाल में जो नायिका है मृगांका, किस तरीके से वो संस्कृति की वाहक है। आपने कहा कि वो आधुनिक है, परंतु वाकई वो संस्कृति को जो बचाने की जो कोशिश है वो ज़्यादा करती है। इससे मुझे एक चीज़ और याद आती है कि जो भारत से जो लोग विदेश चले जाते हैं वो कहीं ज़्यादा अपनी संस्कृति को सहेज कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर एक भय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये भूल जाएं। तो क्या आपको लगता है कि जब हम ज़्यादा आधुनिक होते जाते हैं तो जिनके भीतर वो एक थोड़ी सी कसक बाकी है तो वो बचाते भी हैं संस्कृति को? नहीं, मृगांका से मैंने एक ये मिसाल भी देने की कोशिश की है कि देखिए, अब जो है कोई भी समुदाय हिंदुस्तान के में अगर से बात करूँ, जो बाहर भी रह रहे हैं, एनआरआई के रूप में भी रह रहे हैं, वो जो बाहर निकला है अपने जड़ों से बाहर, तो अब दूसरे समुदायों के साथ शादियाँ होने लगी हैं। ये एक अच्छी बात है, अंतरजातीय या अंतर सामुदायिक विवाह या अंतर धार्मिक विवाह होने लगे हैं। लेकिन इसमें हम अपनी संस्कृति को, संस्कृति धर्म नहीं है, संस्कृति परंपराएं हमेशा खराब नहीं होती है। तालाब भी हमारी परंपरा का हिस्सा है, मछलियाँ हमारे परंपरा का हिस्सा है, खान पान हमारे संस्कृति का हिस्सा है, उसको बचाए रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में घूम करके आप वापस आते हैं। मैं एक छोटी मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे एक है अलसी, जिसको हमारे बिहार में तीसी कहते हैं। वो अब डॉक्टर कह रहे हैं कि खाइए, ये सुपर फूड है। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने 20 साल 25 साल पहले तीसी को पिछड़ा कह करके खाना छोड़ दिया था, वो वापस खाने लगे हैं। सारा हेल्थ फूड वही है, मखाना है, मिलेट्स हैं, मोटे अनाज है। बिल्कुल। तो
मृगांका दूसरे समुदाय से है, लेकिन जब संस्कृतियों को बचाने की जिम्मेदारी आती है तो वो साथ में आती है। वो अंग्रेजी भाषी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी जानते हैं तो अपने कल्चर से नहीं जुड़ सकते। अंग्रेजी भाषी है, कॉन्वेंट शिक्षित है, बाहर पढ़ के आई है, प्रेमिका है अभिजीत की, हीरो की, लेकिन वो उसके जहाँ से अभिजीत बिस्तर पे पड़ जाता है उसके बाद से उस कहानी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी मृगांका की है। ये स्त्रियों की जिम्मेदारी आज से नहीं, हमेशा से रही है कि वो संस्कृतियों को बचा के उन्होंने संस्कृति को, परंपराओं को, आप देखिए हर घर में स्त्री की भूमिका प्रमुख होती है परंपराओं को निभाने में और बचाने में जी। उसके ऊपर विशेष भार होता है उसका, और वो निभाती चली आती है चीजों को। इसमें आप मृगांका के अलावा सतवंती, फूलवंती, जितनी भी महिला पात्र हैं वो आप देखेंगे कितनी ताकतवर हैं जी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रचार के लिए या किसी, ये असल में हैं, वो अपने आप उनका चरित्र उभर के आए हैं कि वो ताकतवर हैं। और पुरुषों को हमेशा सशक्त महिलाओं की ज़रूरत होती है, तभी ये समाज सबल होता है, तभी सशक्त होता है समाज, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वाकई वाकई वाकई। रईस जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्त्रियों की जैसे चर्चा हो रही है यहाँ पर, संस्कृति की वाहक होने के नाते आपका क्या अनुभव है विभिन्न समुदायों में, और ख़ासतौर से यहाँ पर चूँकि बिहार की चर्चा हो रही है, बिहार की उसमें लिखी गई है ये। देखिए, संस्कृति को जिंदा रखने में स्त्रियों ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हमारे यहाँ की संस्कृति है कि हर एक आंगन में आपको तुलसी चौरा मिलेगा, है ना। तुलसी हमारी संस्कृति का प्रतीक है और उस संस्कृति को जिंदा रखने में सिर्फ महिलाओं ने भूमिका निभाई है। रोज़ जल चढ़ाना, रोज़ पूजा करना, रोज़ उसकी सफाई करना, उस पौधे को जिंदा रखना, ये वो पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कोई पुरुष जो है ना वहाँ नहीं जाता है जल चढ़ाने के लिए, ना ही उस पर गोबर से कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ महिलाएं हैं जो उसको जिंदा रखी हुई है। ये तो एक उदाहरण है। हर जगह आप ये पाएंगे कि संस्कृति को जिंदा रखने में महिलाओं के वो अपने ऊपर ही लेके चलती है, ये पुरुषों ने कुछ नहीं किया इस मामले में। जी जी। हम ये जानना चाहेंगे कि जब अपनी भूमि से जब हम दूर जाते हैं, अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं, तो सभी समुदायों के लोग दूर जाते हैं, वो कौन सी चीज़ें जो आप मिस करते हैं? बहुत सारी चीज़ें कुछ एक को नहीं कह सकता कि फला चीज़ को ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिस करते हैं। पर्व त्यौहार पर तो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आंगन से हम आकर के सिमट गए हैं बालकनी में, है ना। इन्होंने अपने छत पर जो है पेड़ पौधे फूल लगाए हुए हैं, है ना। ये सिर्फ ये नहीं कि इनको बता रहा है कि ये प्रकृति प्रेमी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उन तमाम चीज़ों को, घर के आंगन बगल में जो पेड़ लगाए हुए हैं, हर एक बारी में जो है वो केला का पौधा लगा हुआ है ना, आंगन में कुछ है, उसके बाद दरवाजे पे कुछ है, तमाम चीज़ों से हमारा जुड़ाव है जिसको मिस करते हैं। और बालकनी में हम वो पौधे के रूप में हम अपने आप को जीना सिखाते हैं, जिंदा रखते हैं चीज़ों को, हर चीज़ को मिस करते हैं। दिवाली के दिन सब लोगों, हम तो हॉस्पिटल में, मेरी माँ नौकरी करती थी, हम कैंपस में ही रहते थे और अकेले मुस्लिम परिवार थे और कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ कोई मुस्लिम परिवार भी रहता है। हम भी वैसा ही थे क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है वो। हमारे हॉस्पिटल के नवछिया हॉस्पिटल में एक बजरंगबली का मंदिर है। हर मंगलवार को हम सभी बच्चों के साथ वहीं पर बैठते थे और आज मंगलवार है, बजरंगबली का द्वार है, गीत गाते थे। हर चीज़ मिस करता हूँ। जहाँ भी बजरंगबली का मंदिर देखता हूँ, जहाँ भी वो पीपल का पेड़ देखता हूँ, जहाँ बरगद का पेड़ देखता हूँ, तमाम चीज़ों को लगता है जैसे कि अब थोड़ी देर के लिए अपने गाँव हो आते। जी मंजीत, आपने वहाँ खान पान का जिक्र किया है और जैसा मिथिलांचल के बारे में कहा जाता है कि पान, मखान और मछली, ये सारी चीज़ें वहाँ की जो खास विशेषताएं हैं। पर्यावरण भी है इसमें, आपने पोखरों का उसमें जिक्र किया है। खान पान जब आता है तो किस तरह से वहाँ सांस्कृतिक जो है वो एकता देखने को मिलती है खान पान को लेकर भी, क्योंकि देखिए मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन पूरे इंडिया में है कि ब्राह्मण मछली नहीं खाता, मांस नहीं खाता, या हिंदू है तो आपको शाकाहारी होना पड़ेगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों की अपनी आस्थाएं हैं, जिसको खाना है खाए, जिसको न खाना न खाए। लेकिन मिथिला में खान पान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ज़्यादातर लोग, मैं ज़्यादातर की बात कहूँगा, वो मछली खाते हैं। इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ वो मुझे लगता है बहुत आयत में होता है और किसी के खाने की आदत जो है ना वहाँ के ज्योग्राफिकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन परिस्थितियों पर निर्भर होती है। आप पिछले 20 साल से 25 साल से भले ही अब गेहूँ हर जगह मिलने लगे हो, लेकिन पहले नहीं मिलता था। तो पहले वो इलाका, बंगाल का इलाका, असम का इलाका, इसको कहते थे पैडी एंड फिश कल्चर।
चावल और धान का इलाका था तो लोग चावल खाते थे, मछली खाते थे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ धान के खेत में मछलियाँ होती हैं। हमारे यहाँ हर गांव में एक गंडा में चार पोखर ज़रूर होंगे। हर आदमी के पास छोटा डबरा है। पोखरों की भी अपनी वहाँ पे सीमाएं हैं, डबरा होगा, पोखरा होगा, तालाब होगा, अलग अलग हैं सबके साइज़ के हिसाब से। और उन पोखरों को एक बार जब आपने पोखर खुदवाया, रत्ना शुक्ला ने एक पोखर खुदवाया क्योंकि उनके पास पर्याप्त है, सामर्थ्य है, तो उन पोखर खुदवाया और उस पर एक पूजा करेंगे अगर हिंदू परिवार से, और उस पूजा करने के बाद वो तालाब रत्ना शुक्ला का नहीं है, वो एक समाज का है। और उस तालाब में होने वाली मछलियों पर, डोके पर, सितुआ पर, मखान पर, मान पर, कमल फूल पे, सब पूरे गांव का, पूरे समाज का हक होता है। तो ये लोग, मैं एक छोटा सा किस्सा इस गर्भनाल में बताऊंगा कि हमारे यहाँ जाति सूचक शब्द है, इसलिए आप बुरा ना माने, लेकिन चूंकि परंपरा में 400 साल 500 साल से चली आ रही, तो मैं कहूँगा एक वहाँ पे चमनिया पोखर है। चमा मतलब एक महिला जो दाई का काम करती, बच्चे प्रसव में जो सहायता करती है, फूलवती थी। तो एक हमारे यहाँ बहुत विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र, उनको जब पहली उनके पुत्र हुए अयाची मिश्र, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो जो दाई थी उन्होंने खुशखबरी दी कि आपके यहाँ बेटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ देने के लिए, दरिद्र ब्राह्मण थे, विद्वान बहुत थे लेकिन दरिद्र थे, कि देने के लिए कुछ तो है नहीं, तो जो पहली कमाई होगी बालक की वो आपकी होगी। बालक बहुत बड़ा विद्वान निकला और जब उसने ऐसा कवित्र रच दिया कि दरभंगा नरेश ने उनको बहुत सारा स्वर्ण और बहुत सारा धन दौलत दिया, तो उन्होंने वादे के मुताबिक अपनी पहली कमाई उस दाई माँ को दे दी। और दाई माँ भी कैसी कि उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे का क्या करूँगा, मैं इसे एक तालाब खुदवाऊंगी जिसमें सभी जातियों के लोग नहाएंगे और उसके पानी का इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने पोखरा बनाया। उस कहानी का भी जिक्र है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक समरस समाज की परंपरा के लोग हैं, हम एक ऐसी संस्कृति के लोग हैं जिसमें जातियों का भेद तो बाद में अंग्रेजों ने डाला है जी। कौन जाति ऊपर कौन जाति नीचे किसी बड़े शास्त्र में तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे नहीं दिखा किसी कौन जाति। वर्णों का इस्तेमाल, वर्ण तो कर्म के हिसाब से होते थे जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो कि जातियों में आपस में समन्वय था। खान पान में हमारे यहाँ त्रिकोल का पत्ता होता है, उसके औषधीय गुण अलग हैं, लेकिन अगर किसी मैथिल के यहाँ जाएं जातियों से परे, धर्मों से परे, तो वो आपको उसका तरुआ पकौड़ा टाइप का होता है, वो ज़रूर खिलाएगा। आप मछली, तमाम तरह की मछलियाँ, कवई गरई से लेकर के रोहू, तो रोहू मिथिला के रोहू को तो जीआई टैग भी मिलने वाला है, मैंने ऐसा सुना है। तो खान पान और वहाँ के सुगंधित चावल बासमती जो वहाँ हिमालय की तराई में पैदा होता है, मधेश तक मिथिला है। मिथिला को मैं सिर्फ एक अपने बिहार की बाउंड्री तक नहीं रखता हूँ, नेपाल का भी कुछ हिस्सा है जो है वो मिथिला कहा जाता है, मधेश का। तो वहाँ पर वो जो तुलसी फूल चावल, गोविंद भोग चावल वहाँ होता है, वहाँ जो कतरनी चूड़ा उस इलाके में बनता है, उसकी खुशबू से आप तर हो जाएंगे। तो आपने एक सवाल पूछा था रईस जी से कि क्या मिस करते हैं आप, वो सारी चीज़ें आपको दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे हर जगह मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ जो खुशबू है वो नहीं मिलेगी। वहाँ के लोगों का जो आप भी अगर मिस करेंगे, वो आदमी जो अगर आपकी दाई माँ, आपकी वही मैं कहने वाली थी कि आप वो प्यार मिस करते हैं, वो समन्वय मिस करते हैं, वो स्पर्श जो वहाँ के, जो आपने कहा कि जो समरसता है, जो जैसे आपने कहा कि वो वाकई मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ की शादी जो है ना, मिथिलांचल की शादी मछली के बगैर नहीं होती जी। मछली का इतना महत्व है वहाँ पर कि बगैर मछली के शादी नहीं होती। वो बीध होता है एक मछली का, आप खाते हो कि ना खाते हो मछली, लेकिन वो बीध करना पड़ेगा जी। विद इसको कहते हैं जी। हाँ, मतलब वो कुछ बीध को क्या कहेंगे, विधि, रिचुअल्स। बिल्कुल। मंजीत, ये बताइए कि महानगर में हैं आप काफ़ी समय से, आप दोनों ही काफ़ी समय से महानगर में हैं, आपको लगता है कि यहाँ एक थोपी हुई संस्कृति या एक ऐसी चीज़ों को लोग समझने लगे हैं और उसकी वजह से जो आपसी विद्वेष की भावना लोगों के भीतर हो जाती है, जबकि देखा जाए तो जब लोग साथ रहते हैं, और ख़ास तौर से अगर हम अपने जो इलाके हैं, जो जहाँ से लोग अपने क्षेत्र से आते हैं, वहाँ ये बातें उतनी देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आप महसूस ही नहीं करते कि कोई आपसे अलग है। हाँ, देखिए इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो यही कि हम महानगर में रहने के लिए कोई मतलब अपने मन से तो बहुत कम ही लोग आते हैं। थोपा हुआ विस्थापन है, हमें गमे रोजगार ने यहाँ तक ढकेल के रखा है ना। मैंने शायद इस बात को कहा कि हम सभी लोग अपनी जड़ों से कट के सिर्फ इसलिए बाहर रह रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो इच्छा से आए होंगे। उनको अगर अच्छी शिक्षा अपने इलाके में, देश के किसी भी हिस्से की बात कर रहा हूँ, वहाँ रह जाते। अगर उनको बढ़िया नौकरी वहाँ मिल जाती, वहाँ रह जाते।
नहीं है नौकरी, नहीं है शिक्षा, नहीं है अवसर, तो इसलिए लोग महानगरों में आए हैं। महानगर में आए हैं तो यहाँ पर आप एक जैसी संस्कृति की, फिर जैसे हिंदुस्तान है ना, कि जैसे हमने एक गुलदस्ता बनाया हुआ है, यहाँ का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अलग है, यहाँ पे उत्तराखंड के लोग भी हैं, तो यहाँ एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा है, शहरी संस्कृति का, वो भी अच्छा है। लेकिन आप एक इंडिविजुअल के तौर पर अपनी संस्कृति को मिस करते हैं, बेशक आपको मन करता है वहाँ जाएं। ऐसा भी नहीं कि गांव में सभी लोग बिल्कुल सीधे साधे महात्मा बुद्ध बैठे हैं, ऐसे नहीं है। वहाँ पे भी आपको दुष्ट आत्माओं से पाला पड़ेगा जैसा, तो इसमें ऐसा नहीं है। बस ये है कि आप अपनी तहजीब को मिस करते हैं। वही भाषा, वही तहजीब, वही चीज़ें अगर कहीं और भी मिल जाएं तो विविधता में जो एकता की जब बात हम करते हैं, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यहाँ विविधता में एकता है। और संस्कृति इतना जो ताना बाना है वो इतना मजबूत है कि आप महसूस नहीं कर सकते। वो हम आपसे चाहेंगे रईस जी थोड़ा सा समझना। एकता की जहाँ तक सवाल है ना, तो हम एक दूसरे से इस तरह से गुंथे हुए हैं ना कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम कभी अलग थे या कभी अलग होंगे। लेकिन परिस्थिति थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हम गांव से दूर हो जाते हैं, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत है हमारे यहाँ कि लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुँच गए। हाँ। तो व्यापार का केंद्र कभी कलकत्ता हुआ करता था, आज दिल्ली पंजाब है। तो जैसा ही जिम्मेदारी की बोझ आती है ना, तब आपको रोजगार करना है, और रोजगार आपके गाँव में नहीं है, आपको पलायन मजबूरी में करना पड़ता है। हम जो कह रहे हैं कि आंगन से हम बालकनी में सिमट आए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि हमको रोजगार नहीं है। पढ़ने का मौका अगर हमको अपने गांव में मिला होता, रोजगार हमको अपने गांव में हो गया होता, तो हम नहीं आते। हम 3 भाई हैं, पापा कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, मुझे एक बेटा को ना हमको गांव में रख लेना था, खेती पत्ती करता जी, और हमारी सब कुछ जिंदा रहता। आज मेरे पापा यहाँ रोज़ परेशान होते हैं, खाने के बाद कुत्ता को खाना देना है, यहाँ कुत्ता ही नजर नहीं आता। वो रोज शाम में परेशान होते हैं कि कौवा नहीं बोलता है, चिड़िया चुनमुन नहीं बोलता है। कुत्ते तो यहाँ पे फ्लैटों में बंद है। तो तमाम चीजें हमारी संस्कृति एक दूसरे से गुथी हुई है, इसको अलग करना असंभव सा है। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर मेंशन ये करना चाहूँगा कि जब हम संस्कृतियों की बात करते हैं ना, तो सिर्फ भाषाएं, नृत्य शैलियाँ, गीत, लोकगीत नहीं होते हैं। वो संस्कृतियों का मतलब आपका पर्यावरण भी है, जिसका जिक्र हमने अभी किया कि हमारे मिथिला में और बंगाल में या असम में तालाबों की संस्कृति है। अब क्या है कि भूमाफिया कह लें या हमारे लालच के बारे में कह दें, शायद गांधी जी ने कहा, मुझे पूरी तरह याद नहीं कि गांधी जी ने कहा है कि नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि गांधी जी ने ऐसा कहा है कि हमारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए धरती के पास बहुत संसाधन है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने लायक संसाधन धरती के पास भी नहीं है। तो लालच की वजह से आप देखेंगे मिथिला में तो बड़े बड़े तालाब, महत्वपूर्ण तालाब, वो पूरे जा रहे हैं। हाँ, पूर करके उन पे मकान, कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। मिथिला जैसे इलाके में जहाँ मछलियाँ प्रचुर मात्रा में होती थी, आज वहाँ बाहर से आई हुई, खासकर तौर पे आंध्र प्रदेश से आती हैं मछलियाँ लाई जा रही हैं। ताज़ी मछलियों की कमी है, दूध की कमी है। जहाँ पे इतनी हरियाली है, जहाँ पे इतना खेत है, वहाँ पे चारे की कमी है, मवेशी नहीं पाले जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ पे आपको नौजवान बड़ी मुश्किल से मिलेगा गाँव में। बिल्कुल। तालाब जो खत्म हो रहे हैं, उससे आपका वाटर टेबल नीचे जा रहा है, और उसकी वजह से आप देखेंगे दरभंगा, मधुबनी जैसे इलाकों में वहाँ पे जो सबमर्सिबल डाले जा रहे हैं आजकल पीने के पानी के लिए, उसका जो वाटर लेवल है वो भी नीचे 120 फीट तक पहुंच गया, जबकि वो इलाका हिमालय की तराई का इलाका है। ये देखिए, क्योंकि ये बड़े शहरों में, महानगरों में तो हो ही रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जितनी खेती वाली जमीन थी उस पर तो घर बन गए। तो लेकिन छोटी जगहों पर भी अब इतनी तेजी से ये हो रहा है, तो वाकई हम पर्यावरण के अलावा जो हमारी खाद्य व्यवस्था है वो प्रभावित होगी, तब सारी चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं। लेकिन वाटर लेवल का जहाँ तक सवाल है, वो पूर्णिया एकमात्र बिहार का इलाका ऐसा है जहाँ अभी भी बहुत बढ़िया पानी और बहुत ऊपर पानी। इसके बारे में थोड़ा सा इसमें विरोधाभासी मेरा 1934 के भूकंप से पहले पूर्णिया ही वो इलाका था जिसको काला पानी कहा जाता था। अंडमान निकोबार तो काला पानी कहते हैं अंग्रेजों के, हमें तो पानी इतना ख़राब था वहाँ का कि दांत काले हो जाते थे, आयरन बहुत ज़्यादा था, आर्सेनिक भी था। तो लेकिन भूकंप जब आया तो वाटर टेबल में थोड़ा सा परिवर्तन आया और तब वो इलाका बसने लगा। नहीं तो 1934 से पहले 1934 में जो आबाद नहीं था, पानी की तो मुख्य भूमिका होती है। पूरे उस कोसी प्रमंडल में 1 लाख लोग रहते थे ना, जंगल था। अब जब वो हुआ है 1934 के बाद भूकंप आया तो वाटर टेबल में परिवर्तन आया है
और उसकी वजह से आप वो बात कह रहे हैं कि पूर्णिया बहुत अच्छा है। तो समृद्ध है, अब तो मंजीत, समृद्ध है। एक सवाल मुझे आपसे करना है कि आपने लोक संस्कृति की बात की है, यहाँ पर आदिवासी समुदाय की बात की है। ये बताइए कि उस पर्यावरण को बचाने के लिए उनका कितना योगदान होता है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसी मौलिक उनके पास चीज़ें होती हैं, उनके अपने तरीके होते हैं, और उनका योगदान कितना ज़्यादा है। कहीं हम वो भी आधुनिकता के दौर में कहीं भाग रहे हैं, और क्या ऐसा कभी इस तरह का एक भय है कि हम वो संस्कृति भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। मैं यहाँ से मिथिला से उठा के सवाल को ले आता हूँ उड़ीसा। मैं एक जगह न्यामगिरी गया था। न्यामगिरी में कुछ 73 मिलियन टन जो है वो बॉक्साइट का निक्षेप है, हालांकि अभी खुदाई शुरू नहीं हुई है। तो बहुत पहले एक कंपनी को उसका ठेका मिल रहा था। वहाँ के स्थानीय आदिवासी कोंद डंगरिया हैं, वो विरोध कर रहे थे। तो हमने कोंद डंगरिया लोगों से ये पूछा कि भाई क्यों नहीं देना चाहते हो, सब क्यों आपको सभ्यता और डेवलपमेंट के रास्ते में लाया जा रहा है, क्यों नहीं लाना? एक पत्रकार यही सवाल पूछता है। उन्होंने कहा आप हमको सभ्य क्यों बनाना चाहते हैं? सभ्य बना करके क्या करना चाहते हैं आप हमारे साथ? कम कपड़े पहनना सभ्य होना है क्या? बाल काट कर बाल लंबे रखना सभ्यता है? उनके सवाल बड़े मौलिक थे। लेकिन जिस डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट के जाल में जिस विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, वो संताल हो या मुंडा हो या कोई भी और पहाड़िया हो, इन सब की वजह से देखिए पहाड़िया आज प्रिमिटिव ट्राइब हो गया। मतलब उनके विलुप्तीकरण का खतरा जो है उन पे बहुत है। उनके पास अब डेवलप्ड होने का मतलब ये थोड़ी कि उसकी संस्कृति खत्म कर दी जाए। बिल्कुल। उनके पास पर्यावरण की रक्षा का उन सारे मंत्र हैं। एक और एग्जांपल, हैदराबाद में एक जगह एक कार्यक्रम चल रहा था कि ऊसर ज़मीन पे पानी कैसे बचाया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए। संताल एक व्यक्ति था, उसने बताया कि 6 फीट के गड्ढे में भी पानी बचा सकते हैं। और उन्होंने खास अर्जुन, एक पेड़ होता है, अर्जुन के पत्ते लगा करके पानी बचाने का एक अद्भुत गड्ढा बना दिया। और ऐसे ऐसे 200-250 गड्ढे उस 100 हेक्टेयर के ज़मीन पे बनाए, और वहाँ पे पानी का लेवल ऊपर आ गया। तो पर्यावरण बचाने के बहुत सारे तरीके। पर्यावरण बचाने के लिए हमें पहले अपनी लोक संस्कृति को बचाना होगा। हमारे जो आदिवासी संस्कृति है, या उनके पास जो उनकी एक ज्ञान है, जो कहते हैं कि प्राकृतिक तौर पर जो हमारे सभी संस्कृतियों के पास बचाने के हमारे सभी संस्कृतियों के पास पर्यावरण बचाने के अचूक तरीके हैं जी। तो मंजीत, अब मैं ये चाहूँगी कि चूँकि समय की कमी है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क की तरह यदि आप हमें बताएं कि इस पूरी किताब को लिखने के पीछे जो आपने जो कुछ सोचा और अब जो निकल कर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इसको आगे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कुछ बचाने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि आपने तो अभी तक सोच लिया, लेकिन आगे वाली जनरेशन क्या उन सब चीज़ों को समझ पाएगी? क्योंकि वो तो बिल्कुल उससे परे हो जाए। आज की जनरेशन समझे, इसीलिए ये किताब लिखी गई है। मैं चाह रहा था कि ये किताब जो है ना, एक प्रस्थान बिंदु हो, एक आधार हो, लॉन्चिंग पैड हो। इसके आधार पर इनकी कहानियों को लेकर के और कई सारी किताबें लिखी जाएं। किताब लिखने का मकसद यही था कि जो संस्कृति है वो आधुनिकता की विरोधी नहीं है, ये आप मानिए। और चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, जो आजकल के जो गूगल जनरेशन के बच्चे हैं, वो इस किताब को पढ़ करके थोड़ा सा नज़र डाल के भी अपनी संस्कृति के बारे में जाने। ज़रूरी नहीं कि मिथिला की संस्कृति के बारे में जाने, आप जहाँ से भी हैं, देश के किसी भी हिस्से से हैं, राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश, आप अपनी संस्कृति को जानिए। संस्कृतियाँ आधुनिकता की विरोधी नहीं होती। जो आधुनिकता की विरोधी होती हैं वो दकियानूसी बातें और संस्कृति। जल्दी से आपसे, संस्कृति को बचाकर क्या हम लोगों के भीतर भी एक तरह का समन्वय और जो प्रेम की भावना है उसको जो है वो आगे ले जा सकते हैं? ये आधार है हमारे प्रेम का ना, आधार है संस्कृति। हमारा छठ जो है वो बहुत महापर्व का रूप रखता है। वो हमारे कुछ दोस्त फिजी में हैं, कुछ दोस्त पोलैंड में हैं, कुछ दोस्त सऊदी अरब में हैं। वहाँ वो लोग समंदर के किनारे जा कर के छठ पर्व मनाते हैं। और सभी समुदाय के लोग मनाते हैं बिहार में भी। जी, उसमें नानी जो है ना वो सूप उठाती थी। मैं मुसलमान हूँ, मेरी नानी सूप उठाती थी छत में। उनको लगा मेरी बेटी नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने किसी और को दे दिया मरने से पहले, क्योंकि आस्था इतनी अधिक है। जी। तो संस्कृति को बचाएंगे तो हमारा सब कुछ बचा हुआ रहेगा। वाह, ये बहुत ही अच्छी बात कही, जिस तरह से कहा कि संस्कृति जो है वो मूल है हमारी सद्भावना का, प्रेम का, और पर्यावरण की भी यहाँ पर बात हुई। तो सब कुछ यदि हमें बचाना है आगे की जनरेशन को देने के लिए, तो हमें अपनी संस्कृति को बचा कर रखना होगा। और यही इस किताब का गर्भनाल का मुख्य संदेश है। तो आप भी इसको पढ़िए, और हम चाहेंगे कि जो आज की पीढ़ी है वो इसे पढ़े और वो ज्ञान हासिल करे जो काफ़ी शोध करने के बाद मंजीत ठाकुर जी ने इसमें उतारा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।